अगर हम एक ऐसे दृश्य की कल्पना करें जहां एक बहुत ही अंधेरी गुफा है, बाहर एकदम घना जंगल है और कोई इंसान दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शायद दिमाग में अफ्रीका के किसी दूर दराज इलाके की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। लेकिन असल में ये अफ्रीका नहीं है। ये आज से लगभग 7 लाख साल पहले का पंजाब है। क्या बात है। हाँ, तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी इलाके के वास्तविक इतिहास की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हमने इतिहास से जुड़े कई बहुत ही दिलचस्प शोध, पुरानी चर्चाओं और ट्रांसक्रिप्ट्स का एक स्टैक तैयार किया है। और हमारा मकसद सिर्फ राजा महाराजाओं की तारीखें रटना नहीं है। हाँ, वो तो बहुत बोरिंग हो जाता है। एकदम सही। बल्कि हमें उस सच्चाई को खोजना है कि कैसे इस 7 लाख साल पहले के शुरुआती इंसानों से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आर्यों के प्रवासन और महान साम्राज्यों ने इस क्षेत्र की नींव रखी। ये सच में एक ऐसा सफर है जो ना हमारी जो एक आम ऐतिहासिक समझ है उसको पूरी तरह पलट देता है। कैसे? मतलब हम अक्सर इतिहास को कुछ 100 या 1000 सालों के चश्मे से ही देखते हैं, लेकिन इन स्रोतों को अगर पढ़ें तो ये कहानी पाषाण युग के पत्थरों वाले औजारों से शुरू होती है, फिर दुनिया के सबसे पहले महानगरों तक जाती है और फिर 12वीं शताब्दी के योद्धाओं तक खिंचती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र का इतिहास नहीं है, ये मानव सभ्यता के विकसित होने की एक बहुत ही जटिल और रोमांचक कहानी है। मुझे भी इन नोट्स में सबसे हैरानी वाली बात यही लगी कि रावलपिंडी के पास जो स्वान नदी है, हाँ, स्वान नदी, हाँ, उसके किनारे और पिंडी के गोल्डा इलाके में अल्लादित्ता की गुफाओं में 7 लाख साल पुराने मानव निशान मिले हैं। वो लोग वहां बकायदा पत्थर के औजार बना रहे थे। एकदम सही बात है। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा उलझाती है वो ये कि आग जलाने से लेकर एक पूरा शहर बसाने तक का ये सफर कोई रातों रात तो हुआ नहीं होगा। मतलब इन शुरुआती इंसानों ने आखिर बस्तियां बसानी शुरू कैसे की? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव था। स्रोत बताते हैं कि करीब 10,000 साल पहले एक जगह है मेहरगढ़, जो आज बलूचिस्तान में है। वहां एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। लोग जो थे वो पहाड़ों के बुलंद दर्रे से नीचे उतरे, और इस बदलाव का जो सबसे बड़ा श्रेय है ना, वो उन महिलाओं को जाता है जिन्होंने पहली बार खेती की शुरुआत की। अच्छा, महिलाओं ने? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, जब इंसान सिर्फ शिकार और कंदमूल पर निर्भर था तो उसे रोज खाने की तलाश में यहाँ भटकना पड़ता था। लेकिन जैसे ही महिलाओं ने बीज बोना शुरू किया तो अनाज का एक सरप्लस पैदा होने लगा। मतलब जरूरत से ज्यादा अनाज। बिल्कुल। इसी अतिरिक्त उत्पादन ने इंसान को एक जगह टिककर रहने की आजादी दी, और इसी ठहराव से पहली बस्तियां बनी जो आगे चलकर शहर कहलाईं। और मेहरगढ़ के इसी ऐतिहासिक महत्व को लेकर नोट्स में एक बहुत ही परेशान करने वाला वाकया भी दर्ज है। हाँ, वो तो बहुत ही दुखद घटना है। सच में। मतलब कुछ समय पहले यार, मोहम्मद रिंद नाम के एक राजनेता ने सिर्फ असलम रईसानी नाम के किसी व्यक्ति के साथ अपनी आपसी दुश्मनी के चलते इस हजारों साल पुरानी जगह पर बुलडोजर चलवा दिया। हाँ, सोचिए जरा। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा जैसे किसी ने गुस्से में आकर ना मानव इतिहास की पूरी हार्ड ड्राइव ही डिलीट कर दी हो। हार्ड ड्राइव वाली ये तुलना इस नुकसान की गंभीरता को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। ये सिर्फ कुछ ईंटों का टूटना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये मानव इतिहास के सबसे अहम सबूतों को मिटा देना था। क्योंकि मेहरगढ़ जैसी जगहों से ही हमें समझ आता है कि कैसे खेती से बस्तियां बनी, और फिर इन्हीं बस्तियों से आखिरकार आज से लगभग 6000 साल पहले रावी नदी के किनारे हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो जैसे महानगर खड़े हुए। रुकिए, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का नाम आते ही ना मेरे दिमाग में स्कूल की वो किताबें घूमने लगती हैं। हाँ, वो आर्यन इन्वेजन वाली। हाँ। जिनमें बताया गया था कि आर्यों ने घोड़ों पर बैठकर हमला किया और इन महान शहरों को एकदम नष्ट कर दिया। तो क्या हम अचानक से उस पूरी थ्योरी को गलत मान ले? बिल्कुल। अगर आर्यों ने इन शहरों को तबाह नहीं किया तो इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गए? ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि पुरानी थ्योरीज में हमें यही पढ़ाया गया था। लेकिन जो नए भौगोलिक और पुरातात्विक शोध सामने आए हैं वो एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। इन शहरों का पतन किसी खूनी आक्रमण के कारण नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ? ये जलवायु और भौगोलिक बदलावों के कारण हुआ था। ये बात अब विज्ञान से बहुत साफ हो चुकी है कि हड़प्पा के आसपास बहने वाली जो रावी नदी थी, या तो वो सूख गई थी या उसने अपना रास्ता बदल लिया था। ओहो। और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो के मामले में सिंधु नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि पूरा का पूरा शहर कई बार डूबा और आखिरकार बर्बाद हो गया। तो मतलब प्रकृति ने ही इन शहरों को जीवन दिया था और प्रकृति के क्रूर बदलावों ने ही इनका अंत कर दिया। अच्छा,
मतलब जब आया इस इलाके में पहुंचे तब तक ये शहर पहले ही खंडर बन चुके थे या बनने की राह पर थे। एकदम सही। अब आर्यों के माइग्रेशन या प्रवासन की बात आते ही आजकल सोशल मीडिया और राजनीति में एक अलग ही बहस छिड़ जाती है। हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील मुद्दा बन गया आजकल। बिल्कुल। तो यहाँ हम ये साफ कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष के नजरिए से इस विषय को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो जेनेटिसिस्ट हैं डेविड रीच, हाँ, उनकी उस वैज्ञानिक रिसर्च और डीएनए स्टडी के आधार पर बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र इन ऐतिहासिक चर्चाओं में किया गया है। बस जो डेटा है उसे सामने रख रहे हैं। और विज्ञान का यही सबसे बड़ा फायदा है ना, कि वो भावनाओं के बजाय सिर्फ डेटा पर बात करता है। सही बात है। तो डेविड रीच की रिसर्च के अनुसार आर्या दक्षिणी रूस और कजाकिस्तान के जो खुले घास के मैदान हैं, जिन्हें स्टेपीज कहा जाता है, वहां से आए थे। अपने पशुओं के साथ पलायन करना पड़ा था। ये लोग इतिहास में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले घोड़ों को पाला था और रथों का आविष्कार किया था। रथों के होने का मतलब है कि वे लंबी दूरियां बहुत आसानी से और तेजी से तय कर सकते थे। बिल्कुल। लेकिन क्या ये कोई एक बहुत बड़ी सेना थी जिसने एक साथ आकर यहाँ कब्जा कर लिया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। रिसर्च साफ दिखाती है कि वो किसी संगठित सेना के रूप में एक ही दिन में नहीं आ गए थे। ये एक बहुत धीमा प्रवासन था जो लगभग 1500 वर्षों तक 1500 साल? हाँ, 1500 सालों तक अलग अलग लहरों में चलता रहा। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में जो लोग आए वो मुख्य रूप से पुरुष थे। और यहीं पर वो डीएनए वाली बात आती है जो मुझे थोड़ी उलझी हुई लगी। वो कैसे? रिसर्च कहती है कि आज उत्तर भारत में, यहाँ तक कि कलकत्ता तक, पुरुषों का वाई क्रोमोसोम जो पिता से बेटे में जाता है वो दक्षिणी रूसी स्टेपी के आर्यों का है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मां से बच्चों में जाता है वो प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं का है। अब अगर पिता बाहर का है और मां लोकल है तो इतिहास में इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जाता है कि हमलावरों ने आकर स्थानीय आदमियों को मार दिया और औरतों पर कब्जा कर लिया। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये उस खूनी इतिहास की तरफ इशारा नहीं करता? देखिए, सतह से देखने पर यह बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन जेनेटिक डेटा और जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनको जब हम साथ मिलाकर देखते हैं तो एक बहुत अलग तस्वीर उभरती है। अच्छा, वो क्या है? अगर ये एक तरफा खूनी कब्जा होता तो जो स्थानीय संस्कृति थी वो पूरी तरह मिट जाती, लेकिन यहां एक सांस्कृतिक विलय हुआ था, एक कल्चरल मर्जर। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर हमें जो पशुपति की आकृति मिलती है, जैसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। एकदम सही। आर्यों ने यहाँ आकर उसी धर्म और संस्कृति को अपना लिया। जब स्थानीय माताओं ने उन बच्चों को पाला तो उन्होंने उन्हें अपनी भाषा, अपनी लोरियां और अपनी जो मान्यताएं थीं वो सिखाईं। अरे वाह! इस तरह विजेताओं या प्रवासियों ने उस भूमि की संस्कृति को खत्म नहीं किया, बल्कि वो खुद उसका एक अटूट हिस्सा बन गए। ये बहुत ही शानदार नजरिया है कि माताओं ने अपनी संस्कृति को अपने बच्चों के जरिए जिंदा रखा और इन्हीं दो अलग अलग सभ्यताओं के सद्भुत संगम से ही एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा गया। बिल्कुल। और वो 7 नदियां थी सिंधु, वितस्ता यानी झेलम, असिकनी या चंद्रभागा जिसे आज चिनाब कहते हैं, इरावती यानी रावी, सतलुज, विपाशा यानी ब्यास और घग्गर, हकरा जिसे सरस्वती माना जाता है। इन्हीं नदियों के किनारे दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन और गहरे बौद्धिक ग्रंथों की रचना हुई थी। हाँ, और नोट्स में ऋग्वेद से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत काव्यात्मक विवरण भी है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की सुंदरता और उसके तेज बहाव का वर्णन एक चितकबरी घोड़ी या डैपल्ड मेयर से किया गया है। हाँ, ये बहुत ही काव्यात्मक है। ये सिर्फ एक नदी का जिक्र नहीं है, ये दिखाता है कि इन लोगों का अपनी प्रकृति और भूगोल के साथ कितना एक गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। और ये जुड़ाव सिर्फ कविताओं तक ही सीमित नहीं था। इसी धरती पर 800 ईसा पूर्व में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। हाँ। इसे आप उस समय का ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज कह सकते हैं। महाभारत को स्वरूप देने वाले महर्षि व्यास, संस्कृत व्याकरण बनाने वाले महान पाणिनि, बिल्कुल, और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य जैसे विद्वान इसी तक्षशिला से निकले थे। अब चाणक्य का नाम आते ही मुझे एक बात हमेशा खटकती है। क्या?
जब भी कूटनीति की बात होती है ना, इतिहास में अक्सर चाणक्य की तुलना यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली से कर दी जाती है। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन अगर हम तथ्यों को देखें तो मैकियावेली तो इटली के एक छोटे से शहर फ्लोरेंस का सलाहकार था, बिल्कुल सही बात है। जबकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के उस विशाल साम्राज्य के रणनीतिकार थे जो अफगानिस्तान से लेकर पूरे उत्तर भारत तक फैला था। फिर भी वैश्विक इतिहास अक्सर मैकियावेली को ज्यादा बड़ी पहचान देता है। और ये इतिहास को पश्चिमी नजरिए से देखने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। तक्षशिला का समाज असल में कितना उन्नत था, इसका अंदाजा हम सिकंदर के सेनापति नियार्कस के लेखों से लगा सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा था? उसने लिखा है कि तक्षशिला में 3 धर्मों के लोग, बौद्ध, ज़रोथुस्ट्रवादी जो शवों को प्रकृति के हवाले करते थे, और ब्राह्मण, ये सब बिना किसी कलह के एक साथ शांति से रहते थे। क्या बात है। और तो और अदालतों में धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं आता था और लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ये तो किसी यूटोपिया जैसा लगता है। लेकिन अगर उनके विचार और समाज इतने व्यवस्थित थे तो क्या उनके शहर भी हड़प्पा की तरह एकदम सीधी सड़कों वाले थे? यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी फर्क आ जाता है। हड़प्पा के शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, एकदम सीधी सड़कें और पक्की नालियां। लेकिन आर्य जो थे वो मूल रूप से घुमंतू और रथ चलाने वाले लोग थे। अच्छा। तो जब उन्होंने बस्तियां बसानी शुरू की, जैसे पुराना तक्षशिला, तो उन्होंने सीधी सड़कें नहीं बनाई। उनके शहर रथ के चारों ओर गोल या घुमावदार गलियों वाले बने। ओहो, मतलब उनका डिजाइन उनके रथों के हिसाब से था। बिल्कुल। इन्हीं घुमावदार रास्तों में अलग अलग पेशे वालों के बाजार होते थे, जैसे सुनार का बाजार, मोची का बाजार। यानी उनकी जीवन शैली का जो घुमंतू और सुरक्षात्मक स्वभाव था, वही उनके शहर के डिजाइन में साफ झलकने लगा था। अब जाहिर सी बात है, जिस इलाके में इतनी दौलत, ज्ञान और शांति हो, वो दुनिया भर के हमलावरों की नजरों में तो आएगा ही। हाँ, ये तो इतिहास का नियम है। और यही हुआ 325 ईसा पूर्व में, जब दुनिया के सबसे बड़े हमलावर सिकंदर की विशाल सेना का सामना इस सप्त सिंधु की भूमि से हुआ। जब सिकंदर पंजाब पहुंचा तो तक्षशिला के राजा आम्भी ने तो बिना तलवार उठाए ही आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जब सिकंदर की सेना आगे बढ़ी तो चिनाब और झेलम के बीच राज करने वाले राजा पोरस, जिन्हें पोरू भी कहा जाता है, उन्होंने साफ कह दिया कि वे सिकंदर के सामने नहीं झुकेंगे। सिकंदर के बारे में तो यही कहा जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। तो पोरस ने ऐसी कौन सी चुनौती खड़ी कर दी थी कि उसे इतनी मुश्किल हुई? असल में पोरस की सेना और विशेषकर उनके हाथियों को देखकर यूनानी सेना में भारी खौफ पैदा हो गया था। सिकंदर के सबसे अनुभवी सेनापति पार्मेनियो ने हालात देखकर सिकंदर को रात के अंधेरे में छिपकर हमला करने की सलाह दी थी। और सिकंदर का वो मशहूर जवाब था ना, मैं जीत चुराता नहीं हूँ। हाँ, सिकंदर ने कहा तो यही था, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। आखिरकार उसे पोरस की ताकत के सामने रात के अंधेरे में ही अपनी सेना लेकर नदी पार करनी पड़ी और छिपकर ही हमला करना पड़ा। मतलब उसने अपनी ही बात काट दी? बिल्कुल। युद्ध बहुत भयंकर था। पोरस फारस के राजा दारा की तरह मैदान छोड़कर भागे नहीं। जब यूनानी सेना ने पोरस के हाथियों पर आग लगे तीर बरसाए तो हाथी पागल होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। बाप रे। इसके बावजूद पोरस अपने हाथी पर डटे रहे। उनके कंधे पर एक तीर भी लगा, लेकिन वे आखिरी दम तक लड़ते रहे, जब तक कि उनकी पूरी सेना बिखर नहीं गई। और जब घायल पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया कि उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए, तो पोरस का वो जवाब सच में आज भी रोम रोम में जोश भर देता है, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। बिल्कुल। इस एक वाक्य में जो कूटनीति और स्वाभिमान था ना, उसने सिकंदर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम बात है जो इतिहास में अक्सर छुप जाती है। वो क्या? सिकंदर का पतन असल में पंजाब की इसी धरती से शुरू हुआ था। मुल्तान के लोगों ने सिकंदर को इतनी खूंखार टक्कर दी कि एक तीर सीधे सिकंदर के फेफड़े के पार हो गया। ओहो। और इसी घाव की वजह से बाद में बेबीलोन में उसकी मौत हुई थी। और सबसे बड़ी बात, ब्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया और उन्होंने आगे बढ़ने से ही बगावत कर दी। ये जानना बहुत रोमांचक है कि विश्व विजेता सिकंदर की अजेय सेना असल में पंजाब के प्रतिरोध के सामने हार मानकर लौट गई थी। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि सिकंदर के वापस जाने के बाद ये इलाका कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि यहाँ से ऐसे साम्राज्य उभरे जिन्होंने भारत की सीमाओं को ही पार कर लिया। सही कहा। सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का जो साम्राज्य खड़ा हुआ, वो अफगानिस्तान से लेकर पटना तक फैला था। उसके बाद कुषाण शासक कनिष्क का दौर आया, जिनका जन्म पेशावर में हुआ था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को इतनी मजबूती दी कि वो जापान तक फैल गया।
उस समय पूरे पंजाब और सिंध में बौद्ध धर्म का बहुत गहरा असर था। और इसी कड़ी में 8वीं शताब्दी के आसपास हिंदू शाही राजवंश का जिक्र भी आता है, जिनकी राजधानी कल्लर या कालाबाग थी। इन राजाओं का साम्राज्य काबुल से लेकर उत्तर प्रदेश तक था। लेकिन इन राजाओं के बारे में हम इतिहास में इतना कम क्यों सुनते हैं? ये भी इतिहास की एक विडंबना ही है। इन राजाओं ने कई दशकों तक पश्चिमी सीमाओं की रक्षा की थी। अच्छा। राजा जयपाल का उदाहरण ही ले लीजिए। उन्होंने 15 सालों तक महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा। वो बार बार लड़ते रहे और जब आखिरकार वे हार गए तो किसी की गुलामी स्वीकार करने के बजाय राजपूत सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने जौहर कर लिया। मतलब अग्निकुंड में प्रवेश कर गए। एग्जैक्टली। और उनके इस महान बलिदान के बाद भी संघर्ष नहीं रुका। आनंदपाल और निडर भीमपाल ने नंदना और बागांवाली के मैदानों में इस लड़ाई को पूरी ताकत से जारी रखा। जब मैं इन राजाओं के संघर्ष के बारे में पढ़ रही थी तो नोट्स के आखिरी हिस्से में एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कौन सा तथ्य? हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों या पुरानी इमारतों में दर्ज होता है, लेकिन इतिहास इंसानों की रोजमर्रा की भाषा में एक जीवाश्म या फॉसिल की तरह कैसे जिंदा रहता है, इसका एक जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। आप उस धाड़ी वाले शब्द की बात कर रही हैं? बिल्कुल। पुराने पंजाबी या जांगली भाषा में हमलावरों को धाड़ी कहा जाता था। उस खौफनाक दौर में जब भी लोग दूर से किसी हमलावर सेना के घोड़ों की धूल उड़ती देखते थे तो वे खौफ और दर्द से चिल्लाते थे, धाड़ ओए धाड़। हाँ, और आज इतने सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी पंजाब में जब कोई बहुत गहरे सदमे में होता है या फूट फूट कर रोता है तो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, धाड़ धाड़ मार के रोना या धाड़ ओए। सोचिए, 1200 साल पुराने हमलावरों का खौफ और उस समय का आघात आज भी लोगों की बोली में अनजाने में ही सही लेकिन एकदम सुरक्षित है। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इंसान का शरीर भले ही मिट सकता है, शहर तबाह हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रॉमा या आघात एक समाज झेलता है वो पीढ़ियों तक उसकी भाषा और संस्कृति में किसी न किसी रूप में यात्रा करता रहता है। एकदम सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो इन सभी शोध और ट्रांसक्रिप्ट से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो क्या? वो ये कि पंजाब का वास्तविक इतिहास सिर्फ तारीखों या राजाओं की हार जीत का ब्यौरा बिल्कुल नहीं है। यहाँ उन प्राचीन माताओं की कहानी है जिन्होंने अपने डीएनए और अपनी लोरियों के जरिए एक पूरी सभ्यता को मिटने से बचाया। ये तक्षशिला के उन महान विद्वानों के ज्ञान की कहानी है जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया नजरिया दिया। बिल्कुल। ये पोरस और जयपाल जैसे योद्धाओं के स्वाभिमान की कहानी है और उस भाषा की कहानी है जो आज भी अपने अंदर इतिहास का दर्द समेटे हुए है। और इसमें सबसे बड़ा सबक यह है कि जब दो अलग अलग संस्कृतियां आपस में टकराती हैं तो हमेशा विनाश ही नहीं होता। हाँ, कई बार वे मिलकर एक नई और अधिक समृद्ध सभ्यता को भी जन्म दे सकती हैं, जैसा कि आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के विलय से हुआ। तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि यह कहानी 7 लाख साल पहले पत्थर के औजार बनाने वाले एक इंसान से शुरू हुई थी और सदियों से जाने अनजाने में बहुत सी बातें हमारी आदतों और संस्कृति का हिस्सा बन गई हैं। बिल्कुल। इसलिए आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। बताइए। यदि प्राचीन सिंधु घाटी की महिलाओं ने अपने बच्चों को कहानियां सुनाकर और संस्कार देकर एक पूरी सभ्यता को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, तो आज हमारी इस आधुनिक तेज तर्रार दुनिया के वे कौन से अलिखित संस्कार या आदतें हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। और यही आदतें हजारों साल बाद किसी भविष्य की सभ्यता के लिए इतिहास के रूप में पढ़ी जाएंगी। तो इस विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं।